हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज का जो क्लास रहेगी वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होने वाली है, बल्कि इससे ज़्यादा भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे मूविंग आयरन के बारे में, यानी जो पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ा था मूविंग कॉइल के पार्ट पढ़ लिए थे, और आज अपने को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है मूविंग आयरन। मूविंग आयरन को शॉर्ट में बोला जाता है एम आई की फुल फॉर्म क्या होती है? मूविंग आयरन। मूविंग आयरन की अगर हिंदी में बात की जाए तो क्या बोला जाता है? चल लोहे कुंडली, चल लोहा बोला जाता है। चल लोहे का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या करता है कि लोहा का एक पार्ट यानी एक टुकड़ा होता है छोटा सा, वो क्या करता है? मूव करता है। और मूविंग कॉइल के अंदर क्या पढ़ा था कि एक कॉइल का टुकड़ा होता है, वो क्या करता है कि स्पिंडल के साथ मूव करता है। और यहाँ पर क्या होगा कि एक लोहे का टुकड़ा होता है जो क्या करता है कि स्पिंडल के साथ मूव करता है। और इसके अंदर कुछ तरह की जो बातें होती है वो आपको याद में रखनी है कि सबसे पहले बात ये आती है कि ये ओनली फॉर एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर ही बनाए जाते हैं एमआई प्रकार के उपकरण से। तो आज का जो टॉपिक है मैं हेडिंग लगाना चाहूँगा कि एमआई यानी मूविंग आयरन। यानी इसको क्या बोला जाता है? चल लोहा। चल लोहा मापक यंत्र भी इसे कहा जाता है। सबसे पहला इसका जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ओनली फॉर इसको एसी और डीसी दोनों प्रकार की धाराओं या फिर दोनों प्रकार की वोल्टेज का मेजरमेंट अगर आपको करना है तो आप मूविंग आयरन यंत्र का उपयोग में ला सकते हो। यानी इससे क्या कर सकते हैं कि एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर क्या करता है? कार्य करता है। उसके बाद में अगर बात की जाए कि ये इससे अपने जो एमआई प्रकार का आपने पढ़ा था मूविंग कॉइल के बारे में पढ़ा था एमसी के बारे में, तो इससे अपने क्या बना सकते थे? एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर भी इसका निर्माण अपने 3 प्रकार के मीटर बना सकते थे। यानी इससे क्या ज्ञात कर सकते थे? अपने धारा, इससे विभवांतर यानी वोल्टता, और इससे शक्ति यानी पावर का मेजरमेंट कर सकते थे। पर इससे आपका ये वाली शक्ति छोड़ देंगे, शक्ति आपकी नहीं होगी, और बाकी क्या होगा? एम्पीयर और वोल्ट मीटर के रूप में अपने एमआई का यूज में ला सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कि एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर के रूप में। यहाँ तक आप सभी को समझ में है कि चाहे आपको धारा नापनी है, चाहे एसी हो डीसी हो, एमआई आपको यूज में ला सकते हो। अगर आपको वोल्टता नापनी है, चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, तो आप किसका यूज करोगे? मूविंग आयरन का यूज कर सकते हो। इसे मूविंग आयरन क्यों बोला गया? क्योंकि उसके अंदर एक लोहे का टुकड़ा होता है जो क्या करता है? मूव करता है स्पिंडल के साथ। और मूविंग कॉइल के अंदर क्या होता है कि एक कुंडली है वो मूव करती है स्पिंडल के साथ। अब बात करते हैं कि इसके टॉर्क के बारे में, यानी जो इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, हमेशा मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करता हूँ यानी टीडी के बारे में। कि टीडी क्या होता है? टीडी यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। आप सभी को पता है कि जब पैमाने पर जो पॉइंटर होता है वो शून्य स्थिति पर है। पॉइंटर क्या है? शून्य स्थिति पर है। जब इसको क्या होगा कि मूव करवाना होता है, यानी इसको गति प्रदान करना होता है, या फिर इसको बल प्रदान करने के लिए क्या होता है कि एक बल लगता है ताकि ये पॉइंटर पैमाने पर क्या करे? मूव करे। उसी को बोला जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि इसको वापस से विराम अवस्था में लेने के लिए क्या करते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का यूज। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है कि जैसे आगे से यहाँ से मान लेते हैं कि बल लगा, जैसे आगे जाएगा तो आगे जैसे यहाँ पर स्पॉटर लगा रहता है, एक नॉब होती है, उस पर क्या करेगा? जाके टूट जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करता है कि इसकी जो गति को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो क्या होता है? कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। और इन कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस टाइप में, कंट्रोलिंग टॉर्क इस टाइप में आता है। तो उन दोनों के बीच के अंदर दोनों टॉर्क लगेंगे तो कंपन ऐसे करने लग जाएगा। इस कंपन को मुक्त करने के लिए कौन सा लगाया जाता है? अवमंदक यानी डैम्पिंग टॉर्क। तो ये तीनों आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के अंदर इन तीनों जो टॉर्क है इनके बारे में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मापक यंत्र है इसके अंदर से कम आपके 5 क्वेश्चन है वो आपके आईटी एग्जाम में आएंगे। और कंफर्म है किस प्रकार से आते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके करवा दिए हैं क्वेश्चन, और इससे आपका बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं जाएगा। यानी किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछेंगे वो अपने यहाँ पर हर क्लास के अंदर अपने बारे में कर रहे हैं। तो चलिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में क्या होता है कि आप सभी को पता है कि चुंबकीय जो गुण होते हैं कि चुंबक होता है उसके कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक एन पोल और एक क्या होता है? एस पोल।
अब क्या करता है कि चुंबक का जो सिद्धांत है चुंबकीय तरंग, वो क्या कहता है कि समान आवेशों के अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। ये बात आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। और ये जो मीटर होते हैं चल लोहा मापक के अंदर, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अगर पार्ट की बात करें, क्या होता है, आकर्षण, और 2 नंबर की अगर बात करें तो प्रत्याकर्षण। इसको बोला जाता है अट्रैक्ट, इसको बोला जाता है रिपल। रिपल्सन बोल सकते हैं, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट यानी आकर्षण, रिपल्स यानी दूर हटना। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के जो मीटर है वो किस रीजन से बनाए गए, इसी रीजन के कारण, क्योंकि चुंबक के अंदर दो गुण होते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं जो मेनली अगर बात की जाए मीटर की, अगर अपने बात कर रहे हैं तो मीटर के आधार पे क्या होता है कि इन दो गुणों को देखा जाता है, यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। इसी बात को देखते हुए यहाँ पर जो लोहा चल कुंडल लोहा है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है, कि किसके समानुपाती होता है, कि m1 गुणा में m2 बटे में d स्क्वायर। ये अपने फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जो चुंबकीय जो फोर्स होता है इनके बीच का जो गुण होता है वो क्या होता है, m इंटू m2 बटे डी स्क्वायर का होता है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो फोर्स होता है वो इसके क्या है, समानुपात में संबंध बताता है। आप सभी को पता है कि जो बराबर के साइन से इस साइड में है और जो गुणा वाली है वो उसको क्या होता है, समानुपात का होता है। और ये क्या करता है, 1/d स्क्वायर, यानी क्या होता है, ये विलोमानुपात में आप सभी को पता है। तो समानुपात की अगर बात की जाए कि फोर्स होता है वो समानुपात है im m1 में क्या आ जाएगी, धारा का मान जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि I1, और यहाँ पर भी फोर्स एक समानुपाती है I2, यानी m2 के अंदर भी क्या आ जाएगी, धारा का मान जाएगा। तो फोर्स क्या हो गया कि यहाँ पर किसके आता है, वर्ग के, यानी जो टॉर्क मिलेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो क्या आएगा, वर्ग के मिलेगा। या अगर धारा की बात की जाए तो भी सेम होगी, यानी क्या आएगी, I स्क्वायर के रूप में। यहाँ पर क्या होगा, I स्क्वायर, या फिर बोल सकता हूँ कि मैं v स्क्वायर। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहेगा वो किसके समानुपात में रहेगा, I स्क्वायर और v स्क्वायर। और मैंने बताया था कि आप टॉर्क यानी धारा का मान देखकर आप बता सकते हो कि अगर धारा का मान स्क्वायर लग रही है तो पैमाना किस आकार का होगा, यानी किस टाइप का होगा, पैमाना समरूप होगा या फिर असमरूप या फिर लीनियर या फिर नॉन लीनियर होगा। इससे आप पता कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किस तरीके का पैमाना है। यहाँ पर क्या दिखाई गया, I स्क्वायर और v स्क्वायर दिखाया गया, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं अपने 4 नंबर पॉइंट के बारे में। इसका जो पैमाना होता है वो ओनली फॉर, इसकी जो परास रेंज होती है पैमाने पर वो कितनी होती है, 240 डिग्री होती है। मूविंग कॉइल के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, मूविंग कॉइल के बारे में पढ़ा था, कितनी थी, 270 डिग्री थी। तो पैमाने पर इसकी जो परास जो रेंज, यानी परास रेंज को, यानी जो पैमाना घेरता है उसकी रेंज क्या है, 240 डिग्री। ठीक है, इतना आप सब लोग याद रखेंगे। और अब बात करते हैं कि इसके अंदर चल लोहा होने के कारण क्या होगा कि आयरन लगा हुआ है। आयरन होने के कारण इसके अंदर कुछ हानियां होती है, जिस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ कि आपको पता है कि लोहा हानियां दो टाइप के होते हैं, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस। वो क्या है, जाहिर सी बात होंगे। यानी हिस्टेरेसिस को वो क्या बोला जाता है, शिथिल्य हानियां, शिथिल्य हानियां या फिर भंवरदार हानि। और एसी और डीसी में चलाएंगे तो एसी पर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मान होता है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एरर भी आ सकती है, यानी आवर्ती त्रुटि भी क्या कह सकते हैं अपने। ठीक है, इस तरीके की जो कुछ लॉसेज होते हैं वो आपकी कौन से मीटर पाए जाते हैं, चल लोहे के अंदर। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि लोहा हानियां, लोहा का यंत्र यानी लोहे का कोई पार्ट लगा होगा वहां पर ये दोनों हानि फिक्स है होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब बात करें कि इसकी यथार्थता के बारे में। यथार्थता आप सभी को पता है कि एक्यूरेसी क्या होती है। तो मूविंग कॉइल की अगर अपने बात करें कि मूविंग कॉइल की यंत्र की अपेक्षा क्या होती है, इसकी कम होती है यथार्थता, उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मूविंग कॉइल की अपेक्षा
यथार्थता कम होती है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब बात करें कि इसकी एक्यूरेसी के बारे में क्या होती है कि एक्यूरेसी का मान मूविंग आयरन का कम होता है, मूविंग कॉइल का क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यहाँ पर बात की जाए कि इसका जो पैमाना अरैखिक होता है। पैमाना क्या होता है, अरैखिक होता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर अगर त्रुटि की बात की जाए तो त्रुटि कितनी होती है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर क्या जो एरर का मान होता है, यानी जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, 0.2 से लेकर 0.3 होती है। एक्यूरेसी आप समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस लगा दूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। यानी इसके अंदर प्लस माइनस 0.2% की क्या हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, यानी प्लस माइनस 0.3% तक है। यानी आपका मान 0.2 से कम भी आ सकता है, 0.2 से ज़्यादा भी आ सकता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मूविंग आयरन के अंदर त्रुटि का मान क्या होता है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, तो आपको बताना है कि 0.2 से लेकर 0.3 तक होता है। अब बात करते हैं कि ये जो 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेकर 125 हर्ट्ज तक आवृत्ति के लिए बनाए जाते हैं। यानी 25 से लेकर 125 हर्ट्ज की आवृत्ति तक ये बनाए जाते हैं। और इनमें घर्षण हानियों का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। घर्षण हानियों का मान ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि टॉर्क टू वेट रेशियो क्या होता है कि T/W ये रेशो। अगर मैं वेट का मान, अगर वेट किसका होता है, स्पिंडल का, अगर बात करूं कि स्पिंडल का वेट ज्यादा है तो वो क्या करेगा कि घूर्णन करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी और उसे ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। और जितना ज्यादा स्पिंडल होगा उसके अंदर घर्षण हानियों का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आप सभी को पता है कि ये संख्या मान लेते हैं कि 1 है और इसका मान अगर 1 से ज्यादा है तो आपको पता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉइंटों में आती है। यानी इसका मान 1 है, इसका मान अगर बात करूं कि 2 आता है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट में आएगी। तो आपको क्या रखना है कि आपको अगर घर्षण हानियों का मान निम्न चाहिए तो आपको वेट को हमेशा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा टॉर्क से। अगर आपका टॉर्क का मान लेते हैं 10 है और वेट का मान कितना है, 2 है, तो इसका जो कितना आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा। यानी जो घर्षण हानि का मान क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। यानी स्पिंडल के अंदर देखा था कि स्पिंडल पर अगर कुंडली लपेटी गई है स्पिंडल पर, तो क्या होगा कि कुंडली का वेट क्या होता है, कम होता है। जिसके अंदर पढ़ा था मूविंग कॉइल के बारे में, तो मूविंग कॉइल के अंदर घर्षण हानि का मान क्या होता है, कम होता है। और टॉर्क टू वेट रेशियो का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी घर्षण हानि कम होगी तो टॉर्क टू वेट रेशियो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी किस में आता है, पॉजिटिव में। और नेगेटिव में अगर पॉइंटों में आ रहा है तो वो किस में आ गया, नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या होता है कि मूविंग आयरन जो प्रकार का यंत्र है, इसके अंदर क्या होता है कि एक लोहे का टुकड़ा लगा रहता है, जो क्या होता है कि उस कुंडलियों से क्या होता है, कुछ भारी होता है। और भारी होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो घर्षण हानियों का मान है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। और उसी की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर टॉर्क टू वेट रेशियो का मान क्या होता है, कम होता है। तो आप सभी को समझ में आया, टॉर्क टू का मान कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका जो टाइप ऑफ के बारे में, कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण प्रकार का, एक प्रत्याकर्षण प्रकार का। तो ये आपको पता चलेगा कि मूविंग आयरन के अंदर कितनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इन जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जो लाइनें लिखाई है, इसके अंदर से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इनको रिविजन जरूर करना घर पे, और आपको नोट्स के अंदर भी इस लाइनों को आप लिख लेना। अब बात करते हैं अपने आकर्षण प्रकार के यंत्र के बारे में, यानी जो इसका जो टाइप है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अट्रैक्टर।
अट्रैक्शन यानी आकर्षण। आकर्षण प्रकार के यंत्र में क्या होता है कि इसके अंदर एक इस तरीके से, यानी इसके अंदर एक लोहे का टुकड़ा और एक मैग्नेट है जो लगाई जाती है, यानी जो कॉइल लगाई जाती है ताकि उसके अंदर मैग्नेट बनता है। इस तरीके से संयोजन होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जब दोनों पोल क्या होंगे कि असमान बनते हैं, यानी लोहे के टुकड़े की बात करें तो इसके अंदर क्या रहता है कि लोहे का टुकड़ा है उससे बनेगा NS मान लेते हैं एक बार, और जो कॉइल है उससे बनता है कि NS। तो क्या होगा कि S मान अवश्य में क्या होता है आकर्षण होता है। तो जो इसका सिद्धांत रहेगा वो क्या होता है कि आकर्षण का सिद्धांत होता है, यानी इसके अंदर कुछ इस प्रकार से एडजस्ट किए जाते हैं ताकि वो क्या करे एक दूसरे को आकर्षित करे, और इसीलिए इस यंत्र का जो नाम है वो बताया गया कि आकर्षण प्रकार का यंत्र। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दो मैग्नेट रखी हुई है और असमान आवेश है तो इसके अंदर किस प्रकार का सिद्धांत लगेगा, तो आपको बताना है कि आकर्षण प्रकार का सिद्धांत है। तो इसके सिद्धांत की अगर बात की जाए कि ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है तो आपको बताना है कि आकर्षण प्रकार के सिद्धांत पर, आकर्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर है कि टॉर्क का मान क्या होता है, यानी टॉर्क आपके जो तीन टाइप के होते हैं मैंने बताया था कि सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और फिर कंट्रोलिंग और उसके बाद आता है डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन उत्पन्न करता है, जो इसके अंदर है कॉइल लगाई जाती है, लोहे का टुकड़ा होता है वो क्या करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, और उसका काम क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या करना स्थापित करना, और वो क्या करता है कि पैमाने को मूव करता है। ठीक है, ये जो लोहे का टुकड़ा होता है वो क्या करता है यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो लोहा करता है, और लोहा के किस विधि उपयोग में लाई जाती है तो यहाँ पर लगाई जाती है चुंबकीय विधि, चुंबकीय मेथड यूज किया जाता है। चुंबकीय मेथड यूज किया जाता है वो क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो TT का मान होता है वो धारा की क्या होता है वर्ग के समानुपाती होता है, और वोल्ट का भी क्या होता है वर्ग के समानुपाती होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क कौन उत्पन्न करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क की जो मेथड है वो यहाँ पर यूज किया जाता है कि गुरुत्वीय विधि द्वारा, यानी डैम्पिंग टॉर्क द्वारा। और यहाँ पर बात करें कि डैम्पिंग मेथड है वो किया जाता है वायु घर्षण अवमंदक। यहाँ पर क्या आएगा वायु घर्षण, और यहाँ पर होता है गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली। और यहाँ पर वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली यूज की जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि आकर्षण प्रकार के यंत्र में डैम्पिंग टॉर्क की विधि कौन सी यूज की जाती है, तो आपको बताना है कि वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली यूज की जाती है। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होगा गुरुत्वीय, और जो डैम्पिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो कौन सी विधि द्वारा चुंबकीय विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसके अभिलक्षण के बारे में। अभिलक्षण क्या होता है, इसके क्या क्या डिफॉल्ट होते हैं और किस काम के लिए यूज में लाया जाता है और कौन सी वैल्यू का मेजरमेंट करता है, इसके बारे में अभी कुछ पॉइंट लिखेंगे अपने। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि AC और DC दोनों सप्लाई पर क्या करेगा ये कार्य करेगा, यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों पर क्या करेगा कार्य है। अब बात करते हैं कि ये RMS वैल्यू का क्या करता है मेजरमेंट करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र में आकर्षण प्रकार का जो यंत्र है वो किस प्रकार की वैल्यू का मेजरमेंट करता है, तो आपको बताना है कि औसत वैल्यू, RMS वैल्यू या पिक फैक्टर या फॉर्म फैक्टर, तो आपको बताना है RMS वैल्यू का क्या करता है ये यूज, यानी मापन करता है। RMS वैल्यू आपको क्या करता है प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ITI के अंदर जो पैनल बोर्ड होते हैं उनके अंदर आपने मीटर वगैरह लगाए हैं, आपने कभी टेस्टिंग किया होगा तो वोल्टेज का मान क्या बताता है 230 या 240 वोल्ट बताता है।
सिंगल फेज की सप्लाई को, ठीक है। तो वो क्या है, आरएमएस वैल्यू है, क्या है वो, आरएमएस वैल्यू। अब बात करते हैं कि इसके अंदर घर्षण आने का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। मैंने बताया था ज़्यादा क्या होता है क्योंकि स्पिंडल का जो वेट है वो क्या है, ज़्यादा है। और इसके अंदर जो पैमाना रहता है वो क्या रहता है, स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होगा, पास पास होगा, और बाद में क्या होता है कि खुला खुला होता जाता है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में क्या होगा, पास पास, और जैसे जैसे दूर होता जाएगा तो पैमाने का बीच का जो गैप है वो क्या होता है, बढ़ता जाएगा। यानी इस तरीके का जो पैमाना है वो कौन से के अंदर होता है, आकर्षण प्रकार के अंदर। तो अपन लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में पास पास और बाद में खुला खुला, यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ने का मतलब समझते हो कि पास पास होता है, और जैसे जैसे जाएंगे तो वो क्या होता है, खुला खुला होता जाता है। और इसके अंदर अगर बात करें कि टोरक के बारे में, डिफ्लेक्टिंग टोरक का मान क्या होता है, वो समानुपाती होता है कि इसके आई स्क्वायर के वर्ग के समानुपाती होने के कारण क्या होता है कि इसका पैमाना क्या होता है कि नॉन लीनियर या फिर एरेक्टिक यानी, और वो क्या बोल सकते हैं इसे, असमरूप। इतने प्रकार का पैमाना, यानी ये बात एक ही है, इस तरह का पैमाना होता है वो क्या कहलाता है, नॉन लीनियर, एरेक्टिक और असमरूप कहलाता है, ठीक है। तो ये था आकर्षण प्रकार का यंत्र। अब बात करते हैं अपने प्रत्याकर्षण प्रकार के यंत्र के बारे में। इसके अंदर अगर डायग्राम की बात की जाए कि डायग्राम किस तरीके से होता है मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर एक पूर्ववंकित पैमाना होता है, स्टार्टिंग में पास पास, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होता है, खुला खुला होता जाता है। और यहाँ पर एक इस तरीके से मैग्नेट लगाया जाता है, इस पर क्या लपेटे जाते हैं, कॉइल लपेटी जाती है, और यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा होता है, और यहाँ पर एक पॉइंटर लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से निकालते हुए यूं एक प्रणाली यूज की जाती है, ये होता है वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। इसके अंदर ये वैक्यूम होता है, इसके अंदर क्या करता है, ये पॉइंटर इससे जाएगा, ये बाहर आएगा, फिर वापस इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, लोहे का टुकड़ा, ये कॉइल, ये पॉइंटर, ये क्या हो गया, स्केल है, ठीक है। इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। और यहाँ पर इसके अंदर क्या लगाया जाता है, एक टुकड़ा लगाया जाता है। एक टुकड़े वाला क्या होता है कि आकर्षण प्रकार का यंत्र। और जो अपने सेकंड पढ़ेंगे कि प्रत्याकर्षण के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि दो टुकड़े लगाए जाते हैं, एक टुकड़ा यहाँ पर होगा, एक टुकड़ा क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से होगा। और इन दोनों का जो अंतर होता है वो कितना रखा जाता है, 20 डिग्री एंगल पे रखा जाता है। यानी आपको पहचान क्या रखनी है कि जिसके अंदर दो टुकड़े है वो क्या होगा, प्रत्याकर्षण प्रकार का, और जिसके अंदर एक टुकड़ा होगा वो क्या होगा, आकर्षण प्रकार का। और क्वेश्चन आया कि प्रत्याकर्षण प्रकार के यंत्र में दोनों टुकड़ों को, लोहे के टुकड़ों को कितना डिग्री एंगल पे रखा जाता है, तो आपको बताना है 20 डिग्री एंगल पे रखा जाता है। तो बात करते हैं अपने प्रत्याकर्षण प्रकार के यंत्र के बारे में। यानी इसको बोला जाता है रिपल्सन, रिपल्सन यानी प्रत्याकर्षण। ये भी क्या होता है कि एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। अब बात करते हैं कि एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर इसका अगर सिद्धांत की बात की जाए कि जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है कि प्रत्याकर्षण प्रकार का, प्रत्याकर्षण सिद्धांत देखा जाए कि प्रत्याकर्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्याकर्षण क्या होता है कि आप सभी को पता है कि जब समान आवेश आ जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रत्याकर्षण होता है, यानी रिपल्सन होता है। अगर बात की जाए कि इस तरीके से दो टुकड़े लगाए जाते हैं कि उनके अंदर जो बीच का जो अंतर होता है वो क्या करता है कि एक दूसरे को टुकड़े क्या करता है कि धकेलता है। इस प्रकार से सिस्टम प्रणाली उपयोग की जाती है, और इसीलिए इसका जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, प्रत्याकर्षण प्रकार का सिद्धांत होता है।
और इसके अंदर क्या होता है कि 2 लोहे के टुकड़े यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, वो क्या होता है कि सेम अपने आकर्षण प्रकार के अंदर बढ़ा था, सेम उसी तरीके से होता है, यानी इसके वर्ग में चलता है और धारा भी क्या चलती है, वर्ग में चलती है। ठीक है, और बाकी जो सेम प्रोसेसर है जिसका इसका गुण है वो सेम आपका जो आकर्षण प्रकार का पड़ा था उसकी कॉपी है सेम। और इसके अंदर दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस की बात देखी जाए कि यथार्थ यानी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी कौन सी की होती है, आपकी रिपल्सन प्रकार की होती है। क्योंकि जो आप सभी को पता है कि एक चीज़ क्या होती है कि जब असमान आवेश आते हैं तो क्या होता है कि आकर्षण होता है और एक प्रतिकर्षण होता है। यानी जो प्रतिकर्षण की जो प्रक्रिया है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, क्या मैग्नेट आपस में चिपकने वाले सबसे ज़्यादा प्रक्रिया संपन्न होती है या खुलने वाले, तो आपको बताना है कि जो रिपल यानी अट्रैक्ट आकर्षण प्रत्याकर्षण होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होती है कि जल्दी होती है। इसलिए इसके बोला जाता है कि इसकी जो यथार्थ यानी एक्यूरेसी का मान है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी क्या होता है कि परिशुद्धता इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। परिशुद्धता का मान ज़्यादा होता है आकर्षण प्रकार के यंत्र से। ठीक है, यानी जो रिपल्सन होगा वो क्रिया संपन्न ज़्यादा होती है, उसमें टाइम बहुत ही कम लगता है और आकर्षण में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसकी जो परिशुद्धता है उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। और ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कि एक वोल्ट मीटर है जिसके अंदर 5 एम्पीयर की धारा जा रही है, तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी टीटी का जो मान है वो है 20 न्यूटन मीटर है। अगर उस धारा का मान बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 15 एम्पीयर कर दिया जाए, तो यहाँ पर टीटी का मान क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर बढ़ा था कि E2/E1 बराबर क्या होता है, I2/I1, इस तरीके से फॉर्मूले पढ़े थे। इसके अंदर भी एक फॉर्मूला बनता है कि जैसे कि टीटी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो किसके होता है, आई स्क्वायर की क्या होता है, समानुपाती होता है। ये सभी आप चीज़ों को पता है। उसी प्रकार से कि आई स्क्वायर 1 बट्टे के अंदर आई स्क्वायर 2 बराबर TD 1/TD 2। आपको मान किसका दिया गया, 1 का मान कितना दिया गया है, 5 की स्क्वायर बट्टे के अंदर कितना आ जाएगा, 15 की स्क्वायर बराबर के अंदर T1 का मान कितना है, 20 बट्टे के अंदर ये अपने को ज्ञात करना है। तो ये कितना हो गया, 5 × 25, इसको हल करेंगे और ये 225, इसको काटेंगे कितने बार गया, 9 बार गया। अब क्या होगा कि इसका इसके साथ गुणा होगा और TD का मान आ जाएगा, यानी 20/TD2। इसके साथ गुणा करेंगे कितना है, 9 × 18 यानी 180, यानी TD2 का मान कितना आ गया, 180 न्यूटन और मीटर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी आपको अगर 2 का 3 का मान, जैसे धारा का मान दोनों को दे दिया और ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर इसका मान दे दे, इसका मान अगर पूछे तो आपकी बताना, कुछ नहीं करना, जिसका मान पूछना है वजर गुणा करें और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको साइड में रखें बराबर, बाकी एक फॉर्मूला बनाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।